हम लोग आज डॉक्टर गणेश जी से बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें को हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं, और वो वैसी चीज हैं, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं जो जिस चीज में मास्टर है ना, उसी के क्वेश्चन आंसर उनके साथ होने चाहिए, तभी जाके हम लोग वहां से, क्योंकि देखिए हमारा मकसद ये है कि आधा घंटा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आउटपुट तो मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती जो इतने सारा लेवल का पढ़ाई किया हुआ है, सोचते भी हम लोग सोचते हैं अरे यार एमएससी कर दिया, यार पीएचडी कर दिया, मास्टर मैथ्स में कर दिया, कितनी बड़ी बात है। और ऐसी शख्सियत आज हमारे अहमदाबाद ब्रीट ओपन के लिए टाइम दिया है, तो सबसे पहले वापस से हम उनको बुलाएं, उससे पहले वापस से एक डिजिटल क्लैप होनी चाहिए कि इतनी बड़ी शख्सियत आज हमको कुछ ऐसा देने वाली है जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि एक प्रोफेसर बोल के, एक पीएचडी बोल के उनके साथ हम लोग बात कर रहे हैं। तो गणेश जी, बहुत सारी आपकी बात प्लान देखा, आपकी बातें सुनी, पर फिर भी अभी जैसे बहुत सारी चीजें तो आपने बताई है, पर उसमें से आप कुछ और भी बता सकते हैं कि आपकी एजुकेशन जर्नी के बारे में, कैसे आपने इतनी सारी स्टडी करने का सोचा, कोई रीजन होगा माइंड के अंदर, तो वो हम जानना, क्योंकि देखो सोच ही आदमी को कहीं ना कहीं पहुंचाता है, तो हम लोग वो जानना चाहते हैं कि क्या एग्जैक्टली रीजन था कि आपने इतनी सारी स्टडी किया, और उस बीच में जैसे आपने बता तो दिया है कि कैसे आपकी लाइफ में बिजनेस आया, पर फिर भी आप जो थोड़ा बहुत कवर कर पाए तो बताएं प्लीज। देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसा मेरा फैमिली, सर ऑडियो मैंने, आई एम ऑडिबल सुनील जी? यस सर, थोड़ा हाँ लाउड करिएगा। तो जैसा मैं आपके बता रहा था कि मैंने एजुकेशन क्यों लिया इतना बड़ा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और उसके बाद हमने पढ़ाई शुरू किया, क्योंकि एक सामान्य कुटुंब के, मध्यम वर्गीय कुटुंब के ऊपर संस्कार क्या रहता है कि बहुत सारा पढ़ाई करो और नौकरी करो। तो हम वही सोच में रहते हैं, क्योंकि कोई हमारे को जीवन में फाइनेंशियली सिक्योर कैसा होने का वो कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि उनको भी किन्होंने सिखाया नहीं है ना, तो उनकी भी गलती नहीं है पेरेंट्स की। तो वो जॉब कर रहे थे, तो उनके हमारे ऊपर संस्कार क्या थे कि बहुत सारा पढ़ाई करो और नौकरी करो। तो हम उस हिसाब से फिर पढ़ना शुरू किए। और मेरा एक किस्सा बताना चाहता हूँ मैं, 9th स्टैंडर्ड में मुझे मैथ्स में मार्क बाउंड्री पे मिले थे, और फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई ये मैथ्स मुझे इतना क्यों तकलीफ दे रहा है, तो मैंने मैथ्स का बदला लेने का डिसाइड किया और मैं मैथ्स में पीएचडी किया। कहने का मकसद क्या है मेरा कि आपको जिस चीज से डर लगता है उसका सामना आपको जिंदगी में करना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, एक्शन क्यूअर्स द फियर। तो बोला मैथ्स मुझे अगर डरा रहा है, तो मैंने 10th में इतना पढ़ाई किया कि मैथ्स में आउट ऑफ 150 मुझे 129 मार्क मिल गया। और उसके बाद फिर मैं 12th किया। 12th के बाद जैसा मिडिल क्लास में होता है, मुझे इंजीनियरिंग करने का था, तो मैं रिपीट करना चाहता था। तो पापा ने बोला नहीं, हम आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन देंगे। तो मैंने फिर रिपीट नहीं किया, और बाद में क्या हो गया, बोले अपने पास उतना पैसा नहीं है, आपको पढ़ाई जो करने का है करो। अब वो मुझे लाइफ में अगेन झटका था। अब वो तब मैं बहुत डायलेमा में था लाइफ में कि क्या करूं क्या नहीं। फिर अभी पेरेंट के सामने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियली हम नहीं रहते ना हमारे हाथ में। 12th में क्या समझ में आता है, तो फिर हमने बीएससी किया। बीएससी के बाद फिर मैं नांदेड़ मैंने जानबूझ के छोड़ दिया। मैंने बोला मुझे औरंगाबाद जाना है, और मैं औरंगाबाद जाके पढ़ाई करना शुरू किया एमएससी का। बाहर निकलने के बाद देखो, आदमी जब घोंसले में रहता है ना, तो सब कंफर्ट जोन में रहता है, उसको सब रेडीमेड मिलते रहता है माँ बाप की तरफ से। डबल स्क्रीन कर। तो कहने का मकसद, आवाज आ रहा है ना मेरा? आई एम ऑडिबल सुनील जी? यस सर। तो जैसा मैं बता रहा था कि घोंसले में रहने के बाद आदमी उतना ग्रो नहीं होता है। मेरे लाइफ में सही बदलाव जब आया, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, और एनसीसी के थ्रू मैंने ऑल इंडिया लेवल के ट्रेकिंग कैंप किए हैं, अलग अलग फोर्ट मैंने ट्रेक किए हैं। वहां मुझे बहुत सारे बदलाव आए। ऑल इंडिया लेवल के ऊपर मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में मैंने कश्मीर इशू चल रहा था उसके ऊपर स्पीच दिया था। तो मेरे लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होने का सबसे बड़ा रोल प्ले हुआ है मेरा ग्रेजुएशन में। एनसीसी में मेरा लीडरशिप रोल मेरे लाइफ में क्रिएट हुआ है। उसके बाद मैंने फिर पीजी किया।
और उसके बाद मुझे 1991 में मैं जॉब ज्वाइन किया और मैंने पढ़ाई कंटिन्यू किया। मैंने पीएचडी का रजिस्ट्रेशन किया, बीएड किया, एमएड किया, मैथ्स में पीएचडी किया, 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इतना सब पढ़ाई करने का अल्टीमेट गोल था कि भाई बहुत पढ़ने के बाद आदमी बहुत अमीर बनेगा, ऐसे हमारे मिसकंसेप्शन थे। और वो हम अमीर नहीं बन रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं इतना पढ़ाई किया पर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग क्यों नहीं हो रहा हूँ। और गॉड हैज अ मास्टर प्लान फॉर मी। और मेरे लाइफ में प्रदीप काकड़ी जी आए और उनके थ्रू मेरे लाइफ में मेंटर आए, डायमंड गोइंग, ईडीसी किरण एंड स्नेह देसाई। और उनके थ्रू मेरे लाइफ में बुक्स आ गए, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। और मेरी मिसेज थोड़ा बात करेंगे उसका जर्नी कैसा रहा। नमस्ते दोस्तों, कैसा आवाज है? बढ़ो। हाय, बिजनेस का जो प्लान देखा, क्योंकि हमारा जो लाइफ चल रहा था, बिजनेस हमारी लाइफ में जब आया तो हमारा स्ट्रगलिंग फेज था। सर का भी जॉब चला गया था, मेरा भी बीए हुआ था, फिर बाद में मैंने बीएड किया, एमए किया, तो फिर मुझे जॉब लग गया, गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे नांदेड़ में। तो फिर हम सर बॉम्बे में रहते थे, मैं नांदेड़ में, हमारा दोनों का भी बहुत स्ट्रगल चल रहा था जीवन में। तो ये बिजनेस हमारे लाइफ में एक स्ट्रेंजर के थ्रू आया, और स्ट्रेंजर हमारे घर पे आए और उन्होंने हमको प्लान वगैरह बताया, दोनों को भी बताया प्लान। फिर बाद में प्लान बताने के बाद मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ बिजनेस होता है, ऐसा कुछ होगा क्या, पार्ट टाइम काम करके आपको 50,000 एक्स्ट्रा मिलेगा 20 साल पहले, ऐसा विश्वास ही नहीं हुआ मुझे तो। लेकिन प्लान बताया, लेकिन हमारे सर का कैसा पूरा स्टडी किया उन्होंने बिजनेस का, जो बुक्स दिया था, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये बुक्स सर ने हमारे पढ़ा, स्टडी किया, पूरा सीडी सुने और फंक्शन अटेंड किया। तब तक मैं कुछ भी इनको सीडी नहीं सुनी थी, बुक्स नहीं पढ़ी थी। तब मैं बोलती थी इनको, मुझे नहीं करना, आपको जो करना है वो करो। तो मैं पहले निगेटिव थी बिजनेस के बारे में, लेकिन जब सर ने स्टडी किया बोल के सर ने डिसीजन ले लिया अपने। इसमें क्या होता है कि फैमिली में, जब इंडियन फैमिली में अगर हस्बैंड को डिसीजन लेता है तो वाइफ उसको सपोर्ट करती है और करना पड़ता है। तो मैं भी वैसा, सर का डिसीजन था बिजनेस बिल्ड करने का, मेरा नहीं था। तो फिर हमने डिसीजन लिया, लेकिन मैं कैसा चेंज हो गई ये बिजनेस के बारे में। जब बड़ा एक फंक्शन था मुंबई में, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, एफडी बोल के, वहां जाने के बाद पता चला कि एफडी का फंक्शन अटेंड किया, तो वहां पे स्टेज पे देखा कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी टॉप लेवल पे, इनकम लेवल पे थे, तो ये बिजनेस बिल्ड करे, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बहुत सारे। तो मुझे लगा कि ये बिजनेस इतने बड़े बड़े लोग ऑलरेडी अच्छा पैसा कमा रहे, तो ये लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और इनके सपने पूरे हो रहे, तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जॉब से तो सपने पूरे नहीं होने वाले। तो हमने भी डिसीजन लिया कि ये बिजनेस, तब से मैं डिसीजन लिया कि ये बिजनेस मैं बिल्ड करूंगी और मेरे हस्बैंड को मैं पूरा 100% सपोर्ट करूंगी। और तब से मैंने अब तक, अभी भी मैं ये बिजनेस को, मैं मेरा जॉब संभाल के, फैमिली, बच्चों को संभाल के पूरा 100% मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करती हूँ। ये बिजनेस में क्या है, सबसे पहले कि डिसीजन लेना है और बिल्ड सिस्टम को फॉलो करना है, प्लान को फॉलो करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है सबमिट टू द मिशन, अपने अपलाइन को, मेंटर को सबमिट होना है, इनोसेंट रहना है। हम बिजनेस में आने के बाद इनोसेंट रहे, ये बहुत ये क्वालिटी, जैसे बच्चे रहते हैं ना, बच्चों की तरह इनोसेंट रहेंगे तो बिजनेस में जल्दी से ग्रो कर पाएंगे। हम वैसे ही बच्चों की तरह रहे, इनोसेंट रहे, इसके लिए आज हम सक्सेसफुल है। थैंक यू। तो सुनील जी, कैसा है, मैं ये बिजनेस में आने के पहले, मेरा जैसा मैं जॉब कर रहा था ना, तो मैं फ्रस्ट्रेट था, तो मैं कनाडा जाने का सोच रहा था, क्योंकि मैं हाईली क्वालिफाइड था। तो एक कंसल्टेंट आ गया था नांदेड़ में, मीटिंग भी अटेंड किया था, और उन्होंने बोला कंसल्टेंसी चार्जेस आपको 2 लाख रुपए पेड करना पड़ेगा, हम आपको कनाडा जाके रखेंगे, 1 महीना आपको जॉब हंटिंग करना है और बाद में जॉब मिलते ही जॉब करना है कनाडा में। तो मैंने 2 लाख रुपए घर पे ला के रखा था, और उसी दरम्यान ये अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आया, और मेरा जो स्पॉन्सर है प्रदीप जी, उन्होंने एक कैसेट दिया था तीर्थंकर सुपरदत्ता का, एक्सक्यूजेस और लाइफस्टाइल। मैंने सोचा यार, ये इंसान गए 25 साल से नौकरी कर रहा है अमेरिका में, और वो कहाँ से है, कलकत्ता से, उसका वाइफ भी जॉब कर रहा है, और वो बोल रहा है कि आपको गुलामी करना है तो अपने देश में करो, बाहर जाके गुलामी करने की क्या जरूरत है। तो वो बुलेट के जैसा लाइन चला गया मेरे दिमाग से, वो कैसेट से, और मैंने कनाडा जाने का डिसीजन कैंसिल किया। और मैंने पहले, जैसा मैं ब्रीड फंक्शन को गया ना, कांति लता काला के फंक्शन को गया था बॉम्बे, प्रमोट किया था मेरे स्पॉन्सर ने, तो मैं, वो मेरा जो टेलर था उसको कपड़ा दे दिया रेमंड का लेके, और बोला ड्रेस बना के लेके आने का, और मैं पहला फंक्शन सूट में अटेंड किया कांति लता काला का। बहुत लोग बोलते हैं बड़ा पिन आने के बाद मैं सूट पहनूंगा। अरे भाई, शुगर केन को यूरिया पहले डालना पड़ता है, बाद में शुगर केन आता है। तो पहले आपका सेल्फ इमेज के ऊपर काम करना पड़ता है, बाद में आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो ये जीवन में ध्यान में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सारी टिप्स आपने बताई। शुगर केन को पहले यूरिया डालना पड़ता है। आपके
सेल्फ इमेज पे पहले ध्यान देना पड़ेगा, पैसा तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। पर मैं आपसे ये बिल्कुल जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से शिक्षा के कितने प्रकार हैं और वह एजुकेशन जो है वो एमवे बिजनेस के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, उस पर आप थोड़ा रोशनी डालेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत लोगों को इसका फायदा होगा। हाँ, अभी देखो मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया है, तो मुझे अथॉरिटी है बात करने का। देखो मैंने एमएड किया है, तो मैंने अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम स्टडी किया है, जापान का एजुकेशन सिस्टम स्टडी किया है, रशिया का एजुकेशन सिस्टम स्टडी किया है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्टडी किया है, और मैं प्रोफेसर था बहुत सारे साल। बहुत बार मेरे वाइस चांसलर के साथ झगड़े होते थे रिगार्डिंग सिलेबस सेटिंग। मैं बोलता था ऐसी चीजें पढ़ा के जो आउटडेटेड नॉलेज बच्चों को दोगे तो मार्केट में जाने के बाद उनका क्या हाल होगा। तो पर वो सीनियर जो प्रोफेसर रहते थे वो सिलेबस चेंज नहीं करते थे, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए फिर और बदलाव करना पड़ता था ना पढ़ाई में, तो वो पुराना ही सिलेबस को ऊपर नीचे करते थे। तो मुझे एक चीज समझ आ गया कि ये सिस्टम को नहीं बदल सकता हूँ। पर मैं जब ब्रिज सिस्टम को कनेक्ट हो गया तो मुझे पता चला कि यहाँ मैं सही तरीके से लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ, सही तरीके से मेरा पोटेंशियल यूज कर सकता हूँ। और जो 3 प्रकार की शिक्षा रहती है उसके बारे में मेरी मिसेज बात करेंगी। जो अभी आपने सवाल किया कि 3 प्रकार की शिक्षा होती है। सबसे पहला है स्कूली शिक्षा। इसमें क्या होता है कि आपको पढ़ना लिखना और हिसाब किताब करना सिखाते हैं। यहाँ पे कोई फाइनेंस के बारे में आर्थिक शिक्षा कोई नहीं होती स्कूली शिक्षा में। पर सेकंड शिक्षा है आपको पेशेवर शिक्षा। पेशेवर शिक्षा आपको पैसे के लिए काम कैसे करना ये तरीका सिखाती है। जैसा होते डॉक्टर्स है, वकील है, अकाउंटेंट है, प्लम्बर है, यहाँ हम स्किल अचीव करके पैसे कमाना सीखते, ये है पेशेवर शिक्षा। और बाद में है वित्तीय शिक्षा। और वित्तीय शिक्षा अभी हमको स्कूल में नहीं मिलती, तो वित्तीय शिक्षा यहाँ ब्रिज सिस्टम में मिलती है। और जब हम स्कूल से शिक्षा लेते हैं, जो भी स्किल प्राप्त करते उससे हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते। यहाँ पे आने के बाद ब्रिज सिस्टम में जब वित्तीय शिक्षा के बारे में हमको बताया जाता है तभी हमारे सपने पूरे हो सकते आगे हमारे। तो देखो वित्तीय शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल आपको जिस शख्स ने इनवाइट किया है, जो लोग मुझे सुन रहे हो, उनको ये बुक को बहुत सीरियसली थरोली स्टडी करना पड़ेगा। द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये जो बुक है इसको आपको थरोली स्टडी करना पड़ेगा। 21वीं सदी का व्यवसाय। देखो अभी सदी कौन सी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। तो आपको हाँ हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, मैं हिस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, हमारे जमाने में ये होता था, देखो जो फेल्योर लोग रहते ना वो भूतकाल के बारे में बात करते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं ना वो भविष्य के बारे में बात करते हैं। तो आपको एक चीज समझ में लेना चाहिए कि आपको फाइनेंशियली सिक्योर्ड होना है तो आपको एसेट्स क्रिएट करना है। और हमारा जो एमवे कारपोरेशन है, वन ऑफ द बेस्ट कारपोरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और उसके साथ जो ब्रिट ओलवर्ड का कॉम्बिनेशन है, दे आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू क्रिएट योर ओन एसेट्स। देखो बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, मैं एमवे कर रहा हूँ, मैं एमवे नहीं कर रहा हूँ, एमवे इज माई सर्विस प्रोवाइडर, ब्रिट ओलवर्ड इज माई नॉलेज प्रोवाइडर, और मैं खुद मेरा एम्पायर क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे वित्तीय शिक्षा लेना मतलब क्या है कि मुझे क्वाड्रेंट समझ में आना चाहिए कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में काम कर रहा हूँ। जैसा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहां पे चैलेंजेस रहते हैं और उतने ज्यादा चैलेंजेस नहीं रहते। पर बिजनेस क्वाड्रेंट में आपको सब चीजें आपको खुद को सीखना पड़ती है। जैसा आपका एजेंडा आपको डिजाइन करना पड़ता है। अभी दुनिया में क्या होता है, नौकरी करने वाले इंसान को बॉस जैसा बोलता है उतना वो काम करता है, तो उसको लगता है बॉस ने बोला मैंने कर दिया खत्म हो गया। और बिजनेस में वैसा नहीं रहता है। सुनील जी, जैसा आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है तो बहुत सारी चीजें आपको खुद को संभालना पड़ती है कि भाई स्टॉक का क्या पोजीशन है, किनको कौन सा चेक भेजना है, कौन से पार्टी का पेमेंट करना है, कौन से पार्टी से पेमेंट आना है, आपका रूटीन शेड्यूल क्या है, वो पूरा डिजाइन आपको खुद को करना पड़ता है। तो बिजनेस में आपको ये सब चीजें सीखना पड़ता है और बहुत सारे क्वालिटीज के ऊपर भी आपको काम करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सही बात बताई। पर साथ साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब की अगर आज कोई नया व्यक्ति अगर इस बिजनेस को देख रहा है, यानी खुद का बिजनेस करने का, मान लो उन्होंने एक निर्णय ले लिया है और वो एमवे बिजनेस के जरिए बी क्वाड्रेंट में जाना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कौन सी योग्यताएं महत्वपूर्ण हो सकती है उसके लिए, कौन सी योग्यता पे उसको काम करना चाहिए? हाँ, तो योग्यताएं कौन सी लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि देखो ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको खुद के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ता है। अब मेरे बारे में बताना चाहता हूँ, जैसा मैं एमबी बिजनेस में एंटर हो गया, मेरे जो स्पॉन्सर थे उन्होंने बताया कि आपको पार्ट टाइम में 50,000 मिलेगा, तो भरोसा तो नहीं आ रहा था क्योंकि फुल टाइम जॉब करके 12,000 सैलरी मिला रहा था मैं।
और वो ये बंदा पार्ट टाइम में 50,000 बोल रहा है तो फाइल नॉट फाउंड। ऐसा ही होता है, फाइल नॉट फाउंड। बहुत बार लोगों को हम जब इनकम बताते हैं ना तो वो उनका सिंटेक्स एरर आता है, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता है। तो कहने का मकसद क्या है, मैंने क्या किया, पहला काम मैंने बोला यार पीएचडी करने के लिए मैंने 2 लाख रुपए खर्चा किया, बाद में 6 साल पढ़ाई किया, रात दिन पढ़ाई किया, इधर के बाल पूरे वो पढ़ाई में ही चले गए, इधर के बच गए क्योंकि ब्रिटोलॉइड में आ गया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने पढ़ाई किया, बोल के सैलरी कितना बढ़ा था मालूम है? पीएचडी होने के बाद 500 रुपए सैलरी बढ़ा था। तो ये बंदा पार्ट टाइम में 50,000 बोल रहा है, तो बोला स्टडी तो करना पड़ेगा। तो मैं ब्रीड काउंटर के ऊपर चला गया, और उस जमाने में अरुण भाई जी जानते हैं, एनपी सिंह जी जानते हैं, बिपिन चंद्र पटेल जी जानते हैं, जो लीडर्स है यहाँ पे, जो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मुझे सुन रहे हैं। तो मैं जाके 80 कैसेट ले लिया पहले, काउंटर पे जाके उसको बोला जो सब टाइटल है पूरा निकाल, बोला। वो एफडी मैंने ब्रेक किया, मेरे मिसेज के साथ मेरा झगड़ा हो गया, वो बोले आप कैसेट ही खाओ, बोला, क्योंकि इनकम तो जीरो था ना एमवे से। और मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मुझे नॉलेज लेना पड़ेगा। देखो ये बिजनेस में मैंने राजकुमार मौर्य को स्पॉन्सर किया एट द 3% लेवल, क्योंकि मैंने खुद के ऊपर काम किया था। आज राजकुमार मौर्य जो फाउंडर डायमंड है मेरी टीम में, राजकुमार एंड सीता मौर्य, तो जैसा मैं बिजनेस में आ गया तो बताया जाता है कि भाई लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करो, तो हमने प्रॉस्पेक्टिंग करना शुरू किया। पर मेरा सेल्फ इमेज स्ट्रांग था ना, तो राजकुमार जी को मैंने बात किया, वो मेरे पास फॉर्म भरने आए थे, मैं एडमिशन कमेटी में था इंजीनियरिंग कॉलेज के, उनके फ्रेंड के बेटे का फॉर्म भरने आए थे। तो मैंने बोला राजकुमार जी आपको पार्ट टाइम में कुछ करने में इंटरेस्ट है क्या? तो पहले मुझे ऊपर से नीचे देखने लगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, मैं तो एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर था। तो बोले मेरे पास समय नहीं है। मैं बोला भाई आपका लाइफ का गोल क्या है? अभी ऐसा क्वेश्चन कॉमन मैन नहीं करता है कि ब्रीड के सीडी सुने थे। तो वो बोले मुझे वाइस चांसलर बनना है। तो मैंने एक ही सवाल किया, बोला राजकुमार जी आप वाइस चांसलर बनने के बाद आपके पास समय रहेगा क्या? तो वो एकदम परेशान हो गए, ऐसा क्वेश्चन उनको कोई पूछा नहीं था ना जीवन में। बोले नहीं और बिजी हो जाऊंगा। मैं बोला सही में जीवन में समय चाहते हो क्या? तो बोले क्या है, बोले आपके पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? मैं कांति लता काला को सुन के आया था, कंट्री मेंटर, जो यूएस से पीएचडी के वाले। तो मैंने उनको बोला भाई आपको समय सही में चाहिए तो मुझे आपको 1 घंटा शांति से सुनना पड़ेगा। और हमने उनका अपॉइंटमेंट सेट करके उनको प्लान दिखाया। बाद में उनको एफईडी हमने प्लानिंग करके लेके गए, और एफईडी अटेंड करने के बाद उनको ज्यादा मुझे कुछ बताना नहीं पड़ा। और उसके बाद हमने उनको 4 साल डे एंड नाइट हम दोनों ने उनके साथ काम किया, और 4 साल जो कड़ी मेहनत किया उसकी वजह से वो रूबी चले गए, बाद में एमरल्ड चले गए, बाद में डायमंड चले गए, फाउंडर डायमंड चले गए। आज गए 8-10 साल से मुझे वहां काम ही नहीं करना पड़ता है, और वहां का रॉयल्टी इनकम मैं एंजॉय करता हूँ। और मेरी मिसेज जो क्वालिटीज के बारे में क्वेश्चन किया ना, तो पहले कुछ क्वालिटीज के बारे में मेरी मिसेज बात करेंगी, या क्वालिटीज। सबसे पहले तो खुद को व्यवस्थित करना पड़ेगा। हम जो भी बिजनेस में आते हैं तो हमारा जो पुराना नॉलेज होता है, जो भी डॉक्टर है इंजीनियर है, उसको वहाँ छोड़ना पड़ेगा। जैसा हमारे स्पॉन्सर जो प्रदीप काकड़े सर थे, तो उनको हमने सबमिट किया। वो स्टूडेंट थे, हमारे से कम लिखे पढ़े और उम्र में भी कम थे, लेकिन हमने उनको सबमिट किया। आपको कैसा, आपको अपने स्पॉन्सर को, अपने अपलाइन को सबमिट होना पड़ेगा, और सबमिट होके खुद में चेंज करना पड़ेगा। और जो पुराना नॉलेज है वो यहाँ पे आने के बाद नहीं चलेगा, तो आपको चेंज होना पड़ेगा, सीडी सुनना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना पड़ेगा। और हमेशा आपको क्या करना है कि सफल का नजरिया, जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना है। ये बिजनेस हमारा क्या है, 98% एटीट्यूड है और 2% मैकेनिज्म है। तो खुद का एटीट्यूड चेंज करना है, और ऐसे फंक्शन को बार बार आना है, सीडी सुनना है, बुक्स पढ़ना है, और अपने अपलाइन जो बोलते हैं उसको 100%। हम जब बिजनेस में आए तब से हमारे अपलाइन को 100% सबमिट करके सुनते। जो कुछ भी बोलते हैं, हमने अभी तक कभी भी उनको ना नहीं बोला, क्योंकि मुझे भी जॉब का चैलेंज था, बच्चे छोटे थे, लेकिन मैं कभी एक्सक्यूज नहीं दी कि वजह मेरा जॉब का ये है। हम कुछ भी ये करके, प्लानिंग करके, प्रायोरिटी सेट करके, हर फंक्शन अभी तक जितने ब्रीड के फंक्शन हुए, हर फंक्शन हमने अटेंड किए। मैं भी अटेंड करती हूँ सर के साथ। और बच्ची छोटी थी तब भी गो डायमंड था हैदराबाद में, तो मैं सर के साथ गई थी। 2 महीने की बेटी को लेके हम फंक्शन अटेंड किया। तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर खुद का एटीट्यूड चेंज हो गया, खुद का माइंडसेट चेंज हो गया, तो सब आपका बिजनेस, आपको रिजल्ट मिलेगा बिजनेस में। तो खुद में चेंज करना पड़ेगा आपको, सक्सेसफुल नजरिया अपनाना पड़ेगा, सफलता का नजरिया। और खुद के ड्रेस कोड में भी चेंज करना पड़ेगा। आप जब बिजनेस में आते हो तो आप बड़े बड़े लाखों करोड़ों की बात करते हैं, तो खुद में चेंज करना पड़ेगा, ड्रेस कोड में चेंज करना, खुद का एटीट्यूड, माइंडसेट और खुद का ड्रेस कोड, ये चेंज करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। और आपको जैसा सुनील भाई आपने पूछा कि क्या बदलाव करना है, अभी देखो सबसे बड़ा लोगों को डर रहता है
डर क्या रहता है कि लोग मुझे क्या बोलेंगे। जैसा मैं प्रोफेसर था तो मुझे डर क्या था कि भाई मैं प्रोफेसर हूं तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। देखो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप ऑटो से घूम रहे तो लोग बोलेंगे ऑटो से घूम रहे, अगर आप मर्सिडीज से घूम रहे तो लोग बोलेंगे गणेश पाटिल मर्सिडीज से घूम रहे। तो लोगों का टॉपिक किनको बदलना पड़ेगा, आपको ही बदलना पड़ेगा ना, आपके अंदर ही खुद को बदलाव करना पड़ेगा ना। तो लोग क्या कहेंगे वो ज्यादा मत सोचते बैठो, किनके भी पास समय नहीं है आप क्या कर रहे हो देखने के लिए, हम ही ज्यादा सोचते बैठते लोग क्या कहेंगे। देखो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बहाने बनाते हैं, कुछ लोग इतिहास रचते हैं। आपको कौन से क्वाड्रेंट पे आना है वो आपका डिसीजन है, आपको बहाने बनाना है या इतिहास रचना है। आप आपके आने वाले जनरेशन को बहाने छोड़ के जाने वाले हो या आप आपके आने वाले जनरेशन को लेगेसी छोड़ के जाने वाले हो, वो आपका खुद का डिसीजन है। तो उसके लिए आपको बदलाव क्या करना है, आपका खुद का जो व्यक्तिगत डर है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अभी नए लोगों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, आपने 40 सीढ़ी सुनना है सबसे पहले, आपका मुंह खोलने के पहले। जिन्होंने आपको बुलाया उनको ब्रीटोलाइट स्मार्ट टच का ऐप का 40 सीढ़ी मंगा लीजिए और उसको सुनिए। दूसरा है आपके अंदर डाउट रहेंगे। देखो जर्नी फ्रॉम फियर टू फेथ बहुत बढ़िया सीढ़ी है अरुण प्रज्ञा पाठक जी का, जर्नी फ्रॉम फियर टू फेथ। फियर यानी क्या, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। जैसा मैं अगर रोड के ऊपर निकलता हूं तो मुझे एक्सीडेंट का डर रहता है कि शायद मेरा एक्सीडेंट होगा। अभी एक्सीडेंट के डर से अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो वैसे भी आप घर में रस्ट हो जाओगे। जैसा देखो एक जहाज रहता है वो समुद्र के किनारे सेफ रहता है, पर वहां समुद्र के किनारे उसको अगर रखोगे तो वो नमक लग के वो रस्ट हो जाएगा। समुद्र के अंदर ही जहाज सेफ क्यों रहता है, उसका संघर्ष होता है। अभी आपको एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ, जहाज को संघर्ष किन के साथ करना पड़ता है पानी में चलते वक्त, पानी के साथ। अगर हम पानी को हटा देते तो जहाज चलेगा क्या, नहीं चलेगा। उसी तरह से जो एरोप्लेन रहता है वो एरोप्लेन का जो संघर्ष रहता है हवा के साथ रहता है। अभी अगर हम हवा निकाल देते हैं तो एरोप्लेन चलेगा क्या, नहीं चलेगा। उसी तरह से ये समाज में हमें संघर्ष आता है लोगों के साथ। अब बहुत लोग बोलते हैं मुझे भाई ये बिजनेस में दो चीजें पसंद नहीं आती, एक है लोग और एक है प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जहाँ पे अगर लोग निकाल देते और प्रोडक्ट निकाल देते तो बिजनेस है, ऐसा एक बिजनेस दिखाइए आप मुझे। तो लोगों के साथ आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। आप लोगों को हटा देंगे तो आपका काम क्या है। तो लोगों के साथ संघर्ष करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको स्किल विद पीपल में काम करना पड़ेगा, आपको किताबें पढ़ना पड़ेंगी। ये बिजनेस में आने के बाद मैंने स्वेट मार्डन की बहुत सारी किताबें पढ़ी, तब स्वेट मार्डन की किताबें थी ब्रीटोलाइट में। मैं डेल कार्नेगी का बुक पढ़ा मैंने, लोक व्यवहार मैत्री और कला, बहुत सारे। आज मेरे पास 5 लाख के तो बुक है ब्रीटोलाइट के। आप मेरे घर में आएंगे देखोगे तो 5 लाख के आपको बुक मिलेंगे। हम बुक पढ़ते हैं, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, रोज कम से कम मैं 1 घंटा बुक पढ़ता हूँ। देखो दुनिया में के जो अमीर लोग है ना वो साल में कम से कम 60 बुक पढ़ते हैं। और कौन से बुक पढ़ते हैं पता है, क्वालिटी लीडर के बुक्स पढ़ते हैं, जॉन मैक्सवेल के बुक पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रायन ट्रेसी के बुक पढ़ते हैं। क्वालिटी लीडर्स के बुक्स आपको पढ़ना पड़ेंगे। जैसे हमारे महागुरु है कुलीन मीनाज जी का हम सीडी सुनते हैं, उसके बाद में हमारे जो मेंटर है किरण स्नेह देसाई उनका सीडी सुनते हैं, कुमार शिवराम कृष्णन जी के सीडी सुनते हैं। अभी तो ब्रीटोलाइट स्मार्ट टच आपके हाथ में है, 2500 सीडीज है। देखो ये बिजनेस में आपको हम एक गारंटी देते हैं, आप अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसका गारंटी नहीं दे सकते, पर आपको जो अमीर लोग हैं उनको एक्सेस करने का हम आपको चांस देते हैं। और उनको सुन के देखो, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एसोसिएशन। आप अगर संतों के संगत में जाओगे संत बनोगे, बुरे लोगों के संगत में जाओगे बुरा बनोगे, और डायमंड लोगों के संगत में रहोगे तो डायमंड बनोगे। तो आपको संवाद में कुशलता बढ़ाना है, लोक व्यवहार में योग्यता लाना है, समय प्रबंधन सीखना है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना है, आपके गोल डिसाइड करना है, और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना है, पैसों का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है यहाँ पे ध्यान देना है। ये चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही सारी बातें हमने सुनी, और बहुत सारी बातें ऐसी है कि हम लोग अगर ध्यान में ले ले तो सबसे पहले तो हम लोग अभी रैपअप करेंगे, और बहुत सारी बातें हमने सीखी आज सर से। पहले तो सबसे पहले विहान एक डिजिटल क्लैप हो जाए, इतनी बढ़िया बातचीत एक 15, 20, 25 मिनट में हो जाए, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू आपका विजडम शेयर करने के लिए।
वाह ग्रेट। तो मैं एक स्टोरी से रैप अप करूंगा मेरा। हाँ सर, स्टोरी बताऊंगा मैं प्लीज। एक बार क्या था, एक इंसान रास्ते से गुजर रहा था, वो गरीब था, तो वो उसका रोजमर्रा का भीख मांग के वो अपना जिंदगी गुजारता था। तो उसी रास्ते से श्री कृष्ण और अर्जुन जी जा रहे थे। तो अर्जुन जी को दया आ गई वो इंसान की, बोले यार ये गरीब इंसान दिख रहा है, चलो इसको कुछ देते हैं। तो श्री कृष्ण जी स्माइल करने लगे। तो अर्जुन जी ने क्या किया, उसको बुलाया, बोले क्या, बोले नहीं सर मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसा ही गुजारा चलता है। तो वो बोलते ठीक है, इसके बाद आपने भीख नहीं मांगने का। और उसने उसको क्या किया, 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तो 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी तो वो बहुत खुश हो गया और स्वर्ण मुद्राएं लेके वो निकल गया। और वो जाते वक्त रास्ते से पूरा वो फैंटेसी वर्ल्ड में चला गया कि मैं बड़ा बंगला बनाऊंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सब उसका चल रहा है। और उतने में घर नजदीक आ गया तो एक चोर आ गया और उसने उसको चक्कू लगा दिया। वो बोले मुझे स्वर्ण मुद्राएं दे दो। तो उसको देना पड़ा क्योंकि अभी वो जान बचाने का, तो स्वर्ण मुद्रा दे दिया और घर में आ गया। फिर दूसरे दिन सवेरे उठ के आगे रो भीख मांगने का काम शुरू किया। और श्री कृष्ण और अर्जुन और रास्ते में उन्होंने देखा, अरे इसको कल ही 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। वो अर्जुन जी ने बुलाया उसको, अरे भाई क्यों अभी भीख मांग रहे हो? तो उसने बताया ऐसा ऐसा हो गया कल मेरे साथ। तो बोले ठीक है ठीक है। तो अर्जुन जी ने क्या किया, उसको बहुत बेशकीमती हीरा दे दिया। अभी वो हीरा लेके वो जा रहा है, अभी तो उसको हीरा बेशकीमती था, यानी वो बहुत कीमत ज्यादा। तो बोला अभी डबल स्टोरी घर बनाएंगे। ऐसा वो फैंटेसी वर्ल्ड में फैंटेसी वर्ल्ड में गया। और बाद में घर पे गया, उसने एक पुराना मटका लिया और पुराने मटके में उसने क्या किया, हीरा को छुपा के रख दिया रात को। अब मिसेस सो गई थी और वो रात को लेट सोआ, तो सवेरे लेट उठा तो उसने देखा जाके कि मटका नहीं दिख रहा है जगह पे। तो मिसेस को पूछा, बोले मटका कहाँ है? तो उसकी मिसेस जल्दी उठ गई थी और मटका लेके कहाँ गई थी, नदी में पानी भरने के लिए नया मटका लेके गई थी। तो नया मटका फूट गया, तो वो गड़बड़ में आ गई और पुराना मटका लेके गई और पानी भर के लाई। बोले मैं पानी भर के लाई वो पुराने मटके में। वो जाके देख रहा है तो हीरा उसमें नहीं है। तो हीरा वो नदी में चला गया था। आगे नहीं, तीसरे दिन निकला बाहर और भीख मांग रहा है। तो अभी अर्जुन और श्री कृष्ण परेशान। तो अभी अर्जुन कुछ भी नहीं बोले, बोले ये देने के लायक नहीं है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उसको 2 पैसे दिए सिर्फ। अभी वो अर्जुन जी आश्चर्य से देख रहे श्री कृष्ण जी की तरफ, बोले यार 2 पैसे से इसका क्या होने वाला है? तो फिर वो क्या किया, 2 पैसा लेके निकला रास्ते से। अभी वो कुछ सपने नहीं देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। वो अभी बोल रहा है ये मेरे कुछ काम के नहीं। उसमें जो वो आदमी जा रहा था सामने से और उसके पास मछुआरा था और जाले में एक मछली छटपट आ रहा था छूटने के लिए। तो इसको दया आ गई वो मछली की। वो क्या बोला वो मछुआरे को, ये 2 पैसे ले लो और वो मछली को छोड़ दो। तो वो बोला ठीक है, 2 पैसे ले लिया उसने, मछली इसको दे दिया। और इसने क्या किया, मछली को लेके गया और नदी में छोड़ने लगा। तो जैसा ही वो नदी में छोड़ता था, उसके मुंह में से वो हीरा बाहर निकला, जो उसका हीरा नदी में गिर गया था। और ये फिर डांस करने लगा, मिल गया मिल गया। और वो जो चोर था उसी टाइम नदी के किनारे घूम रहा था। अब वो चोर को क्या लगा, इसने मुझे पहचान लिया। और वहां पे श्री कृष्ण अर्जुन पीछे घूम रहे थे। बोले यार ये अभी पकड़ के मुझे दे देगा। तो उसने उसके स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दी। तो श्री कृष्ण स्माइल करने लगे। तो दोस्तों, आप अगर आपके खुद के बारे में ही जीवन में सोचते रहोगे ना, तो कभी अमीर नहीं बनोगे। आपको ये 2 पैसे यानी एमवे और ब्रीट वर्ल्डवाइड आपके हाथ में है। ये 2 पैसों का इस्तेमाल करके आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करो, तो ईश्वर आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेगा। बैक टू द होस्ट। वाओ, ग्रेट ग्रेट स्टोरी और बहुत इंस्पिरेशन मिला। जल्दी से हम लोग आपकी सारी बातें को 1 मिनट में हम रैप अप करना चाहेंगे। पहले तो आपने 3 शिक्षा बताई, बेहतरीन 3 शिक्षा, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन। और ज्यादातर फाइनेंशियल एजुकेशन हम लोग नहीं ले पाते, वहां खुद पे काम करना पड़ता है। जैसे आपने बहुत सारे बताए, संवाद का बात, नजरिए की बात, खुद के अच्छा दिखने की बात, बहुत सारी बात आपने बताई। और मैंने आपकी बातों में से ये भी समझा कि आपका सेल्फ इमेज इसीलिए हाई था क्योंकि आपने जब राजकुमार मोरे जी को जब आपने स्पॉन्सर किया, तब आपने क्या किया था, वो कांति गाला की सीडी आप सुन के गए थे। कितनी बड़ी बात है। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप 2 साल की बेटी को पहली बार आप गो डायमंड की उसमें लेके गए थे। और लोग बोलते हैं कि हम कैसे जाएं। मैं इसमें से एक ही बात समझाऊं, क्या अपने पास सपने हैं? क्या मेरे सपने के लिए मैं फाइट मारना चाहता हूं? क्या
क्या मेरे सपने मेरे कंट्रोल में है क्या, उसके लिए मैं कितना फाइट मार सकता हूं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए 50 सीडी सुन सकता हूं। हेड्स ऑफ सर। और आज हमने बहुत सारी चीजें इधर से समझी है, कैसे अपने आप को मजबूत बनाना है। तो अपने पास स्मार्ट टच है, 2500 से ऊपर सीडी है उसके अंदर। आप डायमंड पैक ले लो ना, बस आपको सब एक्सेस मिलेगा। आप जैसे सर ने बताया स्टोरी में कि आप तो अपने बारे में तो सोच ही सकते हैं, पर उसमें आप रोज की 50 सीडी अनलिमिटेड लोगों को भेज सकते हैं। और 2 पैसा जो आपके पास है एमवे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड, उसका आप बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीजें आज एक प्लेटफॉर्म पे आपने लाके दिया है। और डेफिनेटली हम लोग सभी लीडर का हम लोग धन्यवाद अदा करते हैं। हमारी जो अहमदाबाद ब्रिट ओपन की टीम है, रुद्रांग है, फिर हमारे सीमा और विहांग है, और सबके लिए क्लैप होनी चाहिए। ये बेहतरीन लोग हैं, ऐसा मत समझिए कि ऐसे ही हो जाता है। फिर अमी एंड मीत है जो फ्लायर बनाते हैं, कितने बेहतरीन फ्लायर बनाते हैं। और हमारे जो लीडर्स है, क्या बात कहें वो लीडर्स की। सभी लीडर जो प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड, वो सारे लीडरों की वजह से ये मीटिंग एक वैल्यूएबल मीटिंग हो जाती है। वो बोलते हैं ना कि आप क्या अपना सोचते हो, आप कितने लोगों में वैल्यू ऐड करते हो। तो वो हम सभी लीडर को हम नतमस्तक हैं कि आप लोगों की गाइडेंस के द्वारा और आप लोगों के यहाँ प्रेजेंस के द्वारा ये मीटिंग का स्तर बढ़ा है। और बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को आप एजुकेट कर पाते हैं। तो थैंक यू गणेश जी एंड भाग्यवती जी, फिर से हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। और आपने जो आज सारी बातें सिखाई हैं वो हम अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे। और मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को आज बहुत कुछ मिला है। तो थैंक यू एंड हम लोग मिलते हैं। और हाँ, आप जो आपको बोला गया है जो फ्लायर के बारे में, टेलीग्राम के बारे में, वो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जितना हो सके उतना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, उससे फायदा ये हो जाएगा, आपकी टीम बड़ी हो रही है, एमवे ब्रिट वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, कुछ भी हो ये बिजनेस बढ़ रहा है। तो आपके लोगों को एक साथ ये मैसेज मिलेगा और आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, अपनी टीम को भेज देंगे, ताकि फटाफट जो भी मैसेज आएगा एक ही बार में सबको शूट आउट हो जाएगा। तो आपको भेजने की भी जरूरत नहीं होगी और सबको एक साथ मैसेज मिल जाएगा। तो विद दैट, थैंक यू वेरी मच। और हम सब लोगों का आभारी हैं। थैंक यू।